हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं गोलीय सतह पे अपवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर ड्राइव करेंगे सूत्र। ये मोस्टली कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, या तो आपसे पूछ लेते हैं कि इस सूत्र को स्थापना करिए या गोलीय सतह पे अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम डिजाइन करेंगे। डायग्राम को डिजाइन करके कौन सी वस्तु है, कौन सी प्रतिबिंब है, उनके आधार पर अपन क्या करते हैं, इसके मान ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। गोलीय सतह पे अपवर्तन। अपवर्तन का मालूम है आपको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, अपने पथ से विचलित हो जाती है या अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। गोलीय मतलब कोई न आकार का एक गोलीय क्या है, दर्पण ले रखा है, या तो वो अवतल है या उत्तल है। तो सबसे पहले उत्तल लेते हैं। तो उत्तल लेने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहां से मैं आपको डिजाइन करता हूं, ये आपका गोलीय दर्पण, या इसको ऊपर ले लेते हैं एक बार, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और इनके मध्य बिंदु से एक मुख्य अक्ष ले ली। अब कह रहा है कि इस मुख्य अक्ष में यहां से एक ऑब्जेक्ट ले लिया और एक प्रतिबिंब दूरी ले ली, और एक आपने यहां से दूरी ले ली। ये दूरी गामा, ये दूरी बीटा और ये दूरी अल्फा। ये कोण है अल्फा बीटा गामा। ओ यहां से बिंदु ए ले लिया और इसको एक सीधी रेखा मान सकते हैं, ये एम हो गया, और ये सी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई। तो ये जो दूरी है यह तो आर हो जाएगी, और यह दूरी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और यह दूरी कितनी हो जाएगी, यह दूरी यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये अपवर्तांक n1 है, ये n2 है। ठीक है, और ये कोण हो गया अल्फा बीटा गामा। अब कह रहे हैं जो गामा वाली किरण है, अगर ये सीधी निकलती है तो इसके सापेक्ष तो बनता है आई कोण, और यह कोण बन जाता है आर कोण। ठीक है, अब एक तरह से यह क्या हो जाएगा, आपका उत्तल अपवर्तन का गोलीय दर्पण है। तो मैं इसकी थ्योरी तो लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि थ्योरी जब मैं लिखूंगा तो जगह कम पड़ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं, वो ही सबसे बड़ी पार्ट है। तो माना कि एक उत्तल अपवर्तन किस टाइप का है, गोलीय सतह का, जिनके अपवर्तांक है n1 n2। एक तो यह माध्यम है, एक ही माध्यम है n1 n2, जिनमें अल्फा बीटा गामा कुछ कोण दे रखे। तो इनको त्रिभुज के माध्यम से अल्फा बीटा गामा कोण ज्ञात करते। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट त्रिभुज ओ एन एम से, ओ एन एम से, यहां से टेन अल्फा, ये अल्फा का कोण है। तो यहां से लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, अल्फा वाली भुजा एन एम, या कुछ ले लीजिए एम एन, यह भुजा ले लीजिए, और यहां ओ एम। अब कह रहा है कि जो टेन अल्फा है वो लगभग अल्फा के बराबर है। तो आपका अल्फा का जो कोण है वो हो जाएगा एम एन बट्टा ओ एम। ये आपकी समीकरण नंबर हो जाएगी 1। कोई दिक्कत? इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है बच्चों बीटा का, इसी तरह से गामा का। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, एक उत्तल गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण में बाईं तरफ अल्फा है, ओ से एम के मध्य की दूरी है यू, और एम से सी के मध्य की दूरी है आर, और एम से आई के मध्य की दूरी है वी, प्रतिबिंब की दूरी। अब यह जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब है वो आई पी बनेगा, और आई डैश क्या हो जाएगी, एक आभासी मान हो जाएगा। जब कोण ज्ञात करेंगे बीटा का तब ये यूज करेंगे। तो यहां सबसे बड़ा योगदान है अल्फा बीटा गामा के कोण का मान ज्ञात करना। ये बच्चों आपने अल्फा ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार आप बीटा ज्ञात करते हो, तो बीटा वाले कोण की क्या है, एम एन सी। कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है बच्चों। देखो एन एम सी से टेन बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एम एन, और बीटा में आ जाएगा एम सी, यही आएगा ना, एम सी। अब कह रहा है कि ये जो टेन बीटा है
वो लगभग लगभग बीटा के बराबर है, तो बीटा बराबर एम एन इंटू एम सी। यह समीकरण नंबर 2 होगी। इसी प्रकार त्रिभुज गामा का मान ज्ञात करेंगे, एन एम आई, एन एम आई से टेन गामा, टेन गामा का एक तो वही बुझा एम एन, और यहां से आ जाएगा एम आई। अब कह रहा है कि जो टेन गामा का मान है वो लगभग गामा के बराबर है, और गामा का जो मान है वो एम एन इंटू एम आई। ये समीकरण नंबर 3। अब आपके पास एल्फा का मान ये जो नजर आ रहा है, बीटा का मान, ये बीटा का मान, ये गामा का मान, आपके सामने 3 मान आ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा। यह आपने ट्रायंगल से ज्ञात कर लिया। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं, बहिष्कोण अंतःकोण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पार्ट अपन ज्ञात करते हैं बहिष्कोण। तो देखिए कोण बराबर 2 अंतःकोणों का योग। ये कौन से त्रिभुज से आया, ओ एन सी। देखो बच्चों, ओ यहां से एन और यहां से आपका सी। तो कह रहा है कि आई कोण है वो अल्फा व बीटा में है। तो ये तो 2 अंतःकोण है और ये बहिष्कोण, ये बाहर का कोण है। तो ये बाहर के कोण है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, मैं त्रिभुज यहां ले लेता हूं, त्रिभुज ओ एन सी से बहिष्कोण का मान तो आई, अंतःकोण का मान है अल्फा इंटू बीटा। ये आपका मान हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी बच्चों 4। पुनः त्रिभुज एन सी आई, एन सी आई में देखिए बच्चों, एन सी आई या एन आई सी। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कोण है। एक तो है गामा का कोण है वो बीटा व गामा के बराबर है। ध्यान से देखिए, या लिख सकते हैं बीटा का जो कोण है वह है आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। अब कह रहा है कि आर का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा माइनस गामा, या आर का मान हो जाएगा। यह आपके पास आई का मान हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 5 होगी। देखिए बच्चों ध्यान से, अब ये जो बच्चों ध्यान से देखिए, अब ये जो आई और आर का मान आ गए, अब ज्ञात करते हैं स्नेल के नियम से। n1 साइन आई, n2 साइन आर। अब कह रहा है कि जो आई साइन वो किसके बराबर है, आई लगभग लगभग, साइन आर का मान है वो लगभग आर। तो ये जो मान है वो ये आ जाएगा n1 आई n2 आर। ये समीकरण नंबर 6। क्योंकि स्नेल के नियम से n1 और n2 दो अपूर्णांक है, एक माध्यम है, एक आपका विरल हो जाएगा, एक संगम माध्यम हो जाएगा। अब कह रहा है n1 का मान है वो बच्चों n1 है, और i का जो मान है आई का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर n2, और r का मान क्या है बच्चों, बीटा माइनस गामा। ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को ऐसे लिखिए, n1 अल्फा का मान क्या है बच्चों, ये मान लिख दीजिए एम एन बट्टा ओ एन प्लस एम एन, बीटा का मान क्या है एम सी, बराबर n2 एम एन एम सी माइनस, और गामा का मान क्या है बच्चों
गामा, गामा का मान है mn बटा mi। यह आपकी एक समीकरण आ गई। आई कैसे, पहले स्नेल का नियम सूत्र था, तो जैसे ही कह रहा है कि टेन अल्फा का मान लगभग अल्फा कोण के बराबर है, तो टेन का मान अल्फा है। इसी प्रकार साइन आई का मान लगभग आई के बराबर है, ये आई यहां डिनोट कर दिया। आई का जो मान है वो बहिष्कोण के माध्यम से आर का मान और आई का मान यहां से फिल कर दिया। यहां से अल्फा बीटा गामा का मान आपने यहां से ले लिया। अब एम एन कॉमन आ रहा है, तो यहां से एम एन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो m1, तो यहां से क्या बचेगा बच्चों, मैं सीधी स्टेप ले रहा हूं, n1 OM प्लस n1 MC बराबर n2 MC माइनस n2 इंटू MI। ये क्यों आया, क्योंकि बच्चों यहाँ mn कॉमन आएगा, तो ये mn कैंसिल हो जाएगा और ये n1 पोर्शन है, एक बार इससे एक बार इससे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप क्या करें, इनका मान यहां से पिक करके फिल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, n1 OM का मान क्या है, OM मैं यहां लिख देता हूं, OM है वहां से दूरी U और MC की दूरी है R और MI की दूरी है वो V। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, N1 OM की दूरी क्या है U प्लस N1 MC की दूरी क्या है बच्चों, MC की दूरी है R। यहां से क्या जाएगा, N2 MC की दूरी क्या है R और यहां से क्या जाएगा बच्चों, N2 और MI की दूरी क्या है V। अब देखो बच्चों, ये जो मान आ रहा है, ये मान आपके सामने आ रहा है, U है, ये वस्तु के बाईं तरफ है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है दाईं तरफ, ये मान आपने लिया। अब N2 वाला मान यहां से ले लीजिए, N2 अपॉन V, N1 अपॉन V बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R, क्योंकि N2R और यहां से क्या जाएगा प्लस है, तो यहां से आते ही क्या जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब ये पोर्शन है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, आपका ये बच जाएगा। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, इसका जो समीकरण है वो आप ज्ञात कर सकते हो। समीकरण नंबर 7, इसका नाम है गोलीय सतह पे अपवर्तन का सूत्र। गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र, यही आपको ज्ञात करना बच्चों। ध्यान से देखो, सामने कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तब तक आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कैसा क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कौन सी चीजें कैसे आ रही है। इस डायग्राम बेस पे ये स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। जो नहीं समझ में आ रही मैं दोबारा कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको लाइन टू लाइन समझा देता हूं। ये कह रहा है ONM, ये एक त्रिभुज है, ये अल्फा कोण है, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसका मतलब हो गया NM या MN, ये तो हो गई लंब, ये लंब तीनों में आएगी। अब ये OM, अल्फा के लिए OM आधार हो गया, त्रिभुज NCM बीटा के लिए ये भुजा लंब है, ये कॉमन है सब में, MC और NIC या NCI में गामा बराबर क्या जाएगा बच्चों, MI, यह जाएगा MI। तो आपके सामने टेन अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा का आपके पास मान आ गया। अब बात करते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण होता है बाहर की तरफ, अंतःकोण होते हैं अंदर की तरफ। तो बहिष्कोण जब ज्ञात करते हैं ONC, तो कह रहा है कि आई का जो मान है वो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये आपकी स्टेप आ गई। दूसरा है NCI,
आई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर है, आर और ये गामा, ये दो कोण अंदर हैं और ये बाहर है, इसकी तुलना में ये बाहर हो जाएगा। तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, बट अपन को आर का मान चाहिए, तो ये जो गामा है ये इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आर की जगह रह जाएगा। अब स्नेल के नियम से ज्ञात करते हैं कि दो इसके अपवर्तांक हैं, एक का तो नाम है n1, एक का नाम है n2। तो n1 तो आ गया साइन आई के सापेक्ष, n1 तो, और n2 है वो r के सापेक्ष, ये n2 r के सापेक्ष। जैसे ये टेन अल्फा का मान वो अल्फा के बराबर है, इसी प्रकार साइन आई का मान आई के बराबर है। तो इस तरह से n1i n2r, आई का जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा भर दिया और आर का मान है बीटा माइनस गामा रख दिया। इन अल्फा बीटा गामा का आपने यहां से इंडेक्स से मान रख दिया। m1 पोर्शन कैंसिल हो रहा दोनों पोर्शन से, n1 दोनों पोर्शन से ऊपर आ जाएगा अंश के रूप में, यहाँ n2 आ जाएगा। अब यहां से आपको ये जितने भी जो दूरियां हैं वो आपको फिल करनी है। OM की जो दूरी है वो u है, बाईं तरफ है तो ये धनात्मक होगी। MC की दूरी r है, धनात्मक होगी। MI की दूरी v है, वो धनात्मक होगी। अब कह रहा है कि ये पोर्शन नेगेटिव है, इधर जाते पॉजिटिव, ये पोर्शन को यहाँ पिक कर दिया, इस पोर्शन प्लस वाले को यहाँ माइनस कर लिया। ये आपका सूत्र हो गया। इस सूत्र को आप एक या दो बार जब प्रैक्टिस करोगे, सबसे बड़ा इसका मेन पार्ट क्या है बच्चों, सबसे मेन पार्ट है इसका डायग्राम। ये समझ में आ गया और ये बहिष्कोण, ये दो लाइनें समझ में आ गई तो आप इस डेरिवेशन को आराम से डिफाइन कर सकते हो। आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, इतने में आप इस टॉपिक को देखिए। अब देखिए बच्चों, लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है। तो लेंस के नाम से पता चल रहा है, नाम ये लेंस होगा, या तो होगा अवतल या होगा उत्तल। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लेंस, उत्तल लेंस। ये लेंस किस तरह का होता है बच्चों, ये बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, और ये उत्तल लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके सेंटर पॉइंट से एक रेखा खींच दी। अब इसके मध्य बिंदु यहां से तो हो जाएगा O, और यहां से पार्ट ये हो जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा I, और ये I डैश। इनके जो मध्य की दूरी है वो V हो जाएगी, और इनके मध्य की दूरी वो V डैश हो जाएगी, और इनके मध्य की दूरी O है वो हो जाएगी U। और ये N1 पोर्शन है और ये N2 पोर्शन है। ये ABC, ये हो जाएगा ADC1, और ये वक्रता त्रिज्या R1, ये वक्रता त्रिज्या R2। इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम को मैं दोबारा अच्छी तरह से समझा दूंगा, ये रह जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करो, एक उत्तल लेंस ले लीजिए, इसके सेंटर में से एक रेखा खींच दीजिए। अब कह रहा है इसका जो वस्तु है OA, इसकी जो दूरी है वो U है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा, I डैश ले लिया। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो V डैश से निरूपित कर दिया, I है तो ये V हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इस लेंस के मध्य में दो अपवर्तांक है, एक तो बाहर की तरफ है, एक कांच के अंदर है। हवा में है वो N1 है, और मध्य में है वो जाएगा बच्चों N2, और इसकी वक्रता त्रिज्या R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या R2। तो ABC, और ये होगा ADC, ये R1 R2। अब कह रहा है कि दूसरी पोजीशन पे ये जो कोण है, अगर इसको I डैश मानते हो तो इसको V डैश मान लीजिए। ये जो पार्ट है ये सेकंड पोजीशन पे ये वस्तु होगी तो ये प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है वो ये। अब अपन क्या करते हैं इसे सूत्र। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि कैलकुलेशन डिफाइन करनी है, और कैलकुलेशन डिफाइन करते ही आपको समझा देते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले पार्ट ज्ञात करते हैं वस्तु के बारे में। तो सबसे पहले जो पार्ट है ABC, लेंस N1 पार्ट में, लेंस में
ए बी सी में, ए बी सी से, तो ए बी और सी इस पोर्शन को अपन ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो ओ है वो तो हो गई वस्तु और आई डैश है वो हो गया प्रतिबिंब। कोई दिक्कत बच्चों? अब ए बी सी के अंदर आपने देखा ना ए बी और सी लेंस में, अब लेंस में जो ए बी सी पार्ट है इसमें ओ तो है, यह तो वस्तु, और ये आई डैश है, ये आपका प्रतिबिंब। अब कह रहा है N1 से N2 की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो लेंस का अपूर्णांक N1 से N2 की तरफ तो क्या हो जाएगा बच्चों, N2 V डैश N1 U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये R1 आ गए। N2 का मतलब ये होगा लेंस के दाईं तरफ दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ये धनात्मक वाली दूरी है N2 को निरूपित करता है, तो N2 अपॉन V डैश, और N1 अपॉन U ये बाईं तरफ है तो ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया, और N2 अपॉन N1, N2 से N1 अपॉन की त्रिज्या कितनी है R1, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। पुनः इसी प्रकार अब आपका होगा ए डी सी से लेंस के माध्यम से पृष्ठीय माध्यम से क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इस लेंस का जो अपवर्तांक है वो N2 से N1 की तरफ आएगा, N2 से N1 की तरफ प्रवेश करता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, N1 माइनस N2 बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2, ये नंबर समीकरण 2। अब कह रहा है कि इस पार्ट में ना बच्चों ये आई डैश है ना, ये तो काम करेगा वस्तु की तरह, तो ध्यान से देखिए। अब मैं लिख देता हूं कि आई जो डैश है ये तो हो गई वस्तु, और इसमें आई है ये काम करेगा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए कि अगर यह आपकी वस्तु है, इस वस्तु से टकराकर दोबारा रिफ्लेक्टेड यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा। आई डैश नाम की वस्तु है दूसरे में, तो ये आई पे बनेगा। इस पोर्शन पे बात करते हैं, इस पोर्शन में क्या होगा, आपकी वस्तु होगी और आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आई डैश है, ये तो हो जाएगी वस्तु, इसका प्रतिबिंब बनेगा आई, ये आपका हो गया प्रतिबिंब। अब कह रहा है प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v है, तो यहाँ v रख दीजिए, और N2 की दूरी कितनी है बच्चों, वो v डैश है, वो आप v डैश यहाँ रख दीजिए। ठीक है ना, ये तो होगी प्रतिबिंब, ये होगी वस्तु की दूरी, और वस्तु है वो N2 के माध्यम में स्थित है, और यह इनकी वक्रता त्रिज्या है वो R2 है, और ये पृष्ठीय है उत्तल लेंस का ADC है, ADCC। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़िए बच्चों। पहली समीकरण ये लिख दीजिए, N2 माइनस N1 V डैश U प्लस N1 V माइनस N2 V डैश, यहाँ से आ जाएगा N2 N1 अपॉन R1 प्लस N1 अपॉन N2 अपॉन R2। देखिए बच्चों, ये दायां भाग प्लस ये दायां भाग दूसरे का, ये आपने दाएं पोर्शन में लिख दिया। N2 V डैश माइनस N1 U1, N2 V डैश माइनस N1 U1, तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए माइनस, कोई दिक्कत है तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये V डैश। अब ये पोर्शन
ये पोर्शन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कट रहा है। इस पोर्शन को आप यहां से ले लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, N1V, और ये माइनस वाला चिन्ह है वो यहां जाएगा U बराबर N क्या जाएगा N2 माइनस N1, यहां से कॉमन ले लिया 1/R, नहीं है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों। R1 माइनस N2 N1/R2, क्योंकि ये इसकी जो डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन वो कॉमन लेना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, N1, यहाँ से V माइनस 1/U, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है N2 माइनस N1, और यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन 1/R1 1/R2। अब आपको मालूम है बच्चों कि 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U, लेंस सूत्र की सहायता से, किस सहायता से, तो इस ये जगह बच्चों क्या आप 1/F नहीं रख सकते हो, इनका मान 1/F के बराबर है तो यह जाएगा, और N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। अब N1 को यहाँ नीचे भेज दीजिए, 1/F बराबर N2 माइनस N1/N1, और यह जाएगा 1/R1 1/R2। तो यह जाएगा बच्चों 1/F बराबर N2/N1 माइनस 1/R1 1/R2, 1/F म्यू माइनस 1/R1 1/R2। ये आपका लेंस मेकर सूत्र हो गया बच्चों। लेंस मेकर सूत्र इसी का नाम है, और ये N2/N1 इनको म्यू मान लिया, कोई दिक्कत। इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। तो इनका जो बच्चों लॉजिक्स है ना, वो लॉजिक्स है वो बाईं तरफ है, ये पार्ट है, ये पार्ट, और ये डायग्राम समझ में आ गया। तो राइट साइड वाले पार्ट में तो आपने दोनों का योग किया, योग करने के बाद जो भी आपके पास मान है उसी मान को आपने क्या किया है, ऐड किया। तो दोबारा इसको समझते हैं अच्छे से तो आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये एक उत्तल लेंस है, दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, ABC, ADC। अब कह रहा है ABC में ये जो O है ये तो जाएगी आपकी वस्तु, और ये I डैश है ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये आपके सामने। और ये N1 से N2 की तरफ प्रवेश करेगा, तो N2 में है वो तो प्रतिबिंब है V डैश, N1 में वो जाएगा माइनस U, और ये N2 से N1 में प्रवेश करेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1, ये R1। इसी प्रकार पुनः ADC से तो कह रहा है कि ये I डैश है ये तो जाएगी वस्तु, और ये I है ये बन जाएगा प्रतिबिंब, क्योंकि आपका साइड दूसरा पृष्ठीय है, तो दूसरे पृष्ठीय में क्या होगा, इधर ही तो वस्तु का क्या बनेगा, वस्तु बनेगी, उसी का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से क्या करेगा लेंस, ये क्या ज्ञात करेगा, N2 से N1 की तरफ प्रवेश करेगा, तो ये हो जाएगा N1 का जो मान है वो तो जाएगा बच्चों क्या जाएगा V, और N2 का मान है वह जाएगा V डैश, और ये हो जाएगा N1 से N2 R2। इन दोनों समीकरण को जब आप ऐड करते हो तब आपके सामने कैलकुलेशन आ जाती है। इसका जो ये पार्ट है ये लेंस सूत्र की सहायता से अपन मान रख सकते हैं। ये आपका टोटल मान आ गया। ये भी रख सकते हो अगर आपको कोई अड़चन है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या कर सकते हो बच्चों, ये भी अगर आप एग्जाम में राइट करके आ जाओगे तो गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सूत्र के माध्यम से जब भी आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपका होगा लेंस मेकर का सूत्र। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, इतने में चेक कीजिए बच्चों। अब बच्चों देखते हैं नया टॉपिक, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए बच्चों, यहां से क्या करते हैं, एक लेंस है,
पतले लेंस है दो, एक आपका ये लेंस है और यहां से एक लाइन खींच दी आपने, ये लेंस L1, ये लेंस L2, इनकी फोकस दूरी F1, ये F2। अब कह रहा है कि ये जो वस्तु है आपकी O है, इनकी जो दूरी है वो तो जाएगी V, और यहां से जो दूरी है वो आ जाएगी V, और यहां से जो दूरी है बच्चों या इसको दोबारा बना दीजिए, अच्छे से डिजाइन करते हैं, साफ सुथरा बड़ा बना देते हैं। यह आपका एक लेंस है, ये भी पतले लेंस है, ये दो लेंस है। इस लेंस में एक सेंटर पॉइंट है। अब कह रहा है कि यहां से वस्तु और यहां से प्रतिबिंब और यहां से, अब कह रहा है कि यह आई डैश पार्ट है, यह आई है, यह ओ है, इसके मध्य की दूरी यू है, इसके मध्य की दूरी वी है, इसके मध्य की दूरी वी डैश है, यह फोकस दूरी F1 है, यह फोकस दूरी F2 है, यह लेंस L1 है, यह लेंस L2 है, और ये पार्ट आपका सेंटर से गुजर रहा है। अब थ्योरी जब बनाए आप लेंसों की तो कैसे बनाए बच्चों, ध्यान से देखिए। माना कि दो कॉम्बिनेशन लेंस या दो पतले लेंसों का संयोजन है, माना दो संयोजन है जिनकी फोकस दूरी F1 F2 है। अब लेंस L1 पे ज्ञात करते हैं, तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लेंस L1 के लिए देखिए बच्चों, L1 का पोर्शन है F1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए कि O है वो तो जाएगी वस्तु और I डैश है वो जाएगा प्रतिबिंब। उस यूज करना है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र की सहायता से क्या होता है बच्चों, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब इसमें मान रखिए तो 1/f1 की जगह था F1 और 1/v की जगह है v डैश और 1/u और 1/u माइनस। अब आप क्या करते हैं, सूत्र को एक साथ रखते हैं तो यह आ जाएगा 1/f1 1/v डैश 1/u। यह समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार सेकंड पार्ट ज्ञात करोगे, लेंस L2 के लिए। अब L2 के लिए ज्ञात करोगे ना, तो इसमें जो I डैश है वो तो जाएगी वस्तु और I है वो जाएगा प्रतिबिंब, और आपको लेंस सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। तो मैं डायरेक्ट मान नहीं रख रहा हूं, यह सूत्र यूज करना है। इस सूत्र के माध्यम से क्या जाएगा 1/f2, यहां आ जाएगा F2 L2 लेंस के लिए, और आपकी जो प्रतिबिंब है वो क्या है V है, तो यहां V ले लीजिए, और बीम की दूरी क्या है वो है V डैश, तो आप क्या करेंगे यहाँ V डैश कर दीजिए। यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बायां पार्ट आप जोड़िए बच्चों 1/f1 1/f2। अब दायां पोर्शन जोड़िए 1/v डैश प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये पोर्शन कैंसिल हो गए ना, तो यह आ जाएगा 1/f1 1/f2 बराबर 1/v माइनस v डैश, तो ये हो जाएगा v
और ये पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 1/u, ये आपका पोर्शन है। अब कह रहा है कि ये टोटल फोकस दूरी है वो f के बराबर मान सकते हैं ना बच्चों, ध्यान से देखिए। F1 F2 को आपने क्या मान लिया, f मान सकते हो, नहीं है तो आगे क्या स्टेप ज्ञात करते हैं उसके सारे। देखिए बच्चों, ये आपके पास मान आ रहे हैं। अब ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो किसका है, लेंस सूत्र का है ना बच्चों, लेंस सूत्र से ये क्या बचेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/f 1/f2, ये हो जाएगा 1/f के बराबर। ये आपका लेंस के संयोजन का सूत्र हो जाएगा, लेंस के संयोजन का सूत्र। अगर सामान्य सूत्र बनाना हो, सामान्य सूत्र, तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 1/f2 1/f3 डॉट डॉट 1/f1, ये आपके सामान्य सूत्र। अब बात करते हैं शक्ति। शक्ति P का जो मान है वो 1/f के बराबर होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, P का जो मान है वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn, ये आपकी शक्ति आ गई। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई 3, ये 4, ये आपका 5। आवर्तन अक्षमता है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो m का मान है वो m1 गुणा m2 गुणा m3 डॉट डॉट प्लस mn, ये आपकी आवर्तन अक्षमता होगी। यह समीकरण नंबर 6, आवर्तन अक्षमता, यह आपकी आवर्तन अक्षमता। यह बाकी के पोर्शन है वो आपको नए डेरिवेशन के माध्यम से समझाएंगे। पहले आपको समझना क्या बच्चों, यह समझना है कि L1 L2 दो पतले लेंस हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। ये बाईं तरफ है ये तो वस्तु और दाईं तरफ इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले पार्ट करते हैं L1 के लिए, इसकी फोकस दूरी F1 है, इनमें ये तो हो जाएगा वस्तु और ये हो जाएगी प्रतिबिंब V डैश या I डैश, ये आपको लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में L1 लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, और लेंस की सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। 1/f की जगह F1 यूज कर लिया, 1/v की जगह V डैश और 1/u की जगह 1/u, माइनस माइनस ये प्लस हो गए। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट L2 लेंस में तो F1 की जगह तो F2 आ गया और यह वस्तु हो जाएगी I डैश और I क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो यह प्रतिबिंब में से वस्तु की दूरी घटा देंगे, तो यह तो आ जाएगी V और यह हो जाएगा V डैश। इन तब दोनों को ऐड करोगे यह पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और इसमें से यह घट जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये बायां पोर्शन है, ये बायां पोर्शन F1 F2 ये तो हो जाएगा ऐड और ये बाकी का पोर्शन है वो यहाँ जाएगा। अब ये आपको मालूम है ये लेंस सूत्र के माध्यम से 1/f लिख सकते हैं, और जब सामान्य सूत्र एक से ज्यादा फोकस दूरी हो या एक से ज्यादा लेंस का कॉम्बिनेशन हो तो ये सामान्य शक्ति वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती होगा तो पी के में है। आवर्तन अक्षमता ये गुणा के रूप में होती है, तो m1 m2 m3 के रूप में लिख सकते हो। यह तो बच्चों आपका पार्ट था लेंसों का संयोजन। अब ये चैप्टर बड़ा है, इस चैप्टर बड़ा होने के लिए इसमें काफ़ी समय लगेगा, बहुत से कैलकुलेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं। इस वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी नए बच्चे उनको जोड़ें, आप उनको भी बताएं, वो भी बच्चे मोटिवेट हों और इनमें थ्योरी का पोर्शन कम पड़े। आप ज़्यादातर इस तरह के कैलकुलेशंस आती हैं और इसी से संबंधित न्यूमेरिकल्स आते हैं, और चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है हार्ड नहीं, ईजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझने के लिए आपको कुछ कोण, कुछ एंगल्स, कुछ आपके डायग्राम पे निर्भर होना पड़ता है, किस सिचुएशन पे क्या चीज़ रिवर्स हो रही है, क्या फॉरवर्ड चल रही है, इन चीज़ के बारे में आपको फोकस करना है। बहुत ईजी चैप्टर है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।